हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो वी मेट अगेन. सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग का कोर्स चल रहा था. चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. बात करते हैं आज क्या देखने वाले हैं. चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हम लोग लगभग कुछ लेक्चर्स बाद खत्म कर देंगे. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीबीएसई में भी काफ़ी ट्विस्टिंग टर्न करके क्वेश्चंस आते हैं. एनसीईआरटी जब पीपीटीएक्स से डिस्कस करेंगे तो लिखने का पैटर्न एक बार अच्छे से और देखेंगे, क्योंकि देखो मैं जब 11th का पढ़ा रही थी तो मैं इनिशियली मैंने आपको लिखना सिखाया, देन हम लोग कैरी ऑन करते गए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करते गए. लेकिन अब चूंकि बहुत टाइम से जो कोर्स चल रहा है उसका एंड होने वाला, तो एक बार जाने से पहले टचअप ले लेंगे. एक बार मैं इस बार एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज को आपको लिख के बताऊंगी कि कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है तो उसके स्टेप्स, उसका वे, उसका फ्रेमवर्क, उसका डिजाइन, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. कम टू द पॉइंट. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रांसलेशन वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया था, और ट्रांसलेशन में हम लोगों ने टीआरएनए पढ़ा था. थोड़ा सा अगर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि बात क्या है कंटिन्यूटी करने से पहले, कि देखो ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. एक्सप्रेस करना मतलब जो भी उसमें जेनेटिक कोड लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वॉट एवर द फीचर इट इज कोडिंग, वो एक्सप्रेस होना चाहिए. आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, दुनिया भर की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ट्रांसलेशन करवाना है तो इट इज नॉट सो मच इजी कि आपने डीएनए का जेनेटिक कोड लिया और डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन बना लिया. अगर आपको डीएनए के ऊपर लिखे हुए जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करना है, ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए इधर. अगर डीएनए के ऊपर जो भी जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस ही तो जेनेटिक कोड होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है. तो अगर आपको एक जेनेटिक कोड, एक जो ट्रिपलेट कोड है उसको एक्सप्रेस करना है तो आपको प्रोटीन बनाना है. बात समझ में आई? जब जीन अपने आप को प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं. तो इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसीजर कि आप सीधे यहाँ पर एक जेनेटिक कोड पर आए और आपने तुरंत उसका रेस्पेक्टिव प्रोटीन बना दिया, हो गया. नो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इट इज अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसीजर. आपको सबसे पहले एमआरएनए बनाना है डीएनए के ऊपर, उसके बाद एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड आएगा डीएनए से कॉपी होकर उसका फिर रेस्पेक्टिव प्रोटीन बनेगा. ट्रांसक्रिप्शन आप देख चुके थे. ट्रांसलेशन में क्या था कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको प्रोटीन बनाना है. एमआरएनए आया, एमआरएनए राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने बोला ओके आई एम द प्रोटीन फैक्ट्री, बट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर एवरी रेस्पेक्टिव जेनेटिक कोड मेरे को अमाइनो एसिड्स की जरूरत है. क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर, एक विशाल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे मोनोमेरिक अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बनता है. अब अमीनो एसिड यूनिट ऐसे थोक के भाव में तो है नहीं कि कोई किसी ने भी बुलाया और आ गए. ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जो हर चीज के लिए क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है. तो अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको अमीनो एसिड्स को बुलाना पड़ेगा. अमीनो एसिड्स स्कैटर्ड पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में. अमीनो एसिड स्कैटर्ड पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, तो उनको राइबोसोम के पास कौन लाएगा या उनको एमआरएनए के पास कौन लाएगा? भाई एमआरएनए के पास राइबोसोम बैठा हुआ है. अब चूंकि अमीनो एसिड्स को लाना है तो टीआरएनए आएगा लेकर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. तो टीआरएनए आया तो टीआरएनए एमआरएनए को भी देख रहा है, राइबोसोम को भी देख रहा है. क्या होगा? टीआरएनए अपने अमीनो एसिड्स को दे देगा. टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है. कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टीआरएनए का इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है, जिसके ऊपर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है और एक एंटी कोडोन लूप होता है. वो एंटी कोडोन लूप रिस्पेक्टिव बेस पेयरिंग के हिसाब से एमआरएनए के साथ लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो ये वाली बात है. अब हम लोग क्या करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिए. एनसीईआरटी को मद्देनजर रखकर हम लोग पढ़ते चलेंगे. कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना, कोई कम नहीं पढ़ना, बकवास नहीं पढ़नी है. जो है बस उसको सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे. देखो एनसीईआरटी में ट्रांसलेशन का जो प्रोसीजर है वो आपके पेज नंबर 114 पे दे रखा है. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज में लिखा हुआ है. उसको और सिंपल तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में जितना ट्रांसलेशन सिंपल लिखा है किसी भी रेफरेंस बुक में उतना सिंपल नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन.
ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव जेनेटिक कोड्स, या सिंपल से कहूं तो पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? सिंपली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसे होगा? बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? देखो, एक तरीके से जेनेटिक कोड को प्रोटीन में ट्रांसफर करने का प्रोसीजर भी ट्रांसलेशन होता है। जो भी स्पेसिफिक जेनेटिक कोड एमआरएनए पे लिखा हुआ है उसी का स्पेसिफिक प्रोटीन क्या होगा? बन जाएगा। सो स्पेसिफिक फ्लो चार्ट में लिखेंगे स्पेसिफिक जेनेटिक कोड specific genetic code on mRNA, specific genetic code on mRNA, specific genetic code on mRNA get translated into specific proteins, अब क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा ट्रांसलेशन का। मुझे एक बात बताओ, ले दे के भाई एमआरएनए आ चुका है राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैं आप आओ, मैं आपका जेनेटिक कोड पढ़ता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, क्योंकि क्या है एमआरएनए बोल रहा है मैं ले आया डीएनए से, अब फटाफट एक्सप्रेशन दिखाओ, मैं इतना लेट नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता। तो प्रोटीन बोलता है ओके हैव पेशेंस, मैं प्रोटीन बनाता हूँ, जेनेटिक कोड को पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसे प्रोटीन नहीं बना सकता, मुझे प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए जो कि टीआरएनए ला रहा है, तो आप वेट करो। अब टीआरएनए के साथ ये दिक्कत हो गई कि भाई टीआरएनए के पास उसको पकड़ने के लिए तो है, साइट है, लेकिन देखो जैसे मैंने कहा कि आप बस से कहीं जा रहे हो, बस में आपकी सीट रिजर्व्ड है, तो आपने बोला भाई मेरे लिए ये साइट है, मैं यहीं बैठूंगी, मुझे जो भी सीट पसंद थी, मैं फ्लाइट में जा रही हूँ, कहीं से भी जा रही हूँ, मैंने कहा मुझे खिड़की वाली सीट पसंद है और नंबर 21 सीट मेरे रिजर्व्ड है, तो आई एम वेरी मच स्पेसिफिक फॉर दैट सीट। तो अगर सीरीन नाम का अमीनो एसिड है तो सीरीन के लिए आपके पास टीआरएनए है, सीरीन आएगा और टीआरएनए के अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पे जाके बैठ जाएगा। पर अब अपनी समाज सेवा तो चल नहीं रही है, अब बस वाले थोड़ी बोलेंगे कि आओ फ्री में आके बैठ जाओ, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना, उसकी भी रोजी रोटी है, एक्चुअली दैट पर्सन वांट्स मनी, तो वो बोलेगा कि आप एक काम करो, आप पैसे दे दो और आपको जो मन चाहे सीट चाहिए ले लो। आप बोलोगे ओके। तो पैसे खर्च करना बॉडी में क्या होता है? एनर्जी खर्च करना, और एनर्जी किसके फॉर्म में खर्च होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। बात समझ में आई? प्रैक्टिकली रिलेट करोगे तो प्रोसीजर बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज फिर टिपिकलिटी बढ़ जाएगी कि रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो रिलेट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ लाइफ। अब क्या होगा कि अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बैठे हुए हैं और आप अब टीआरएनए में बैठा हुआ है, अब अमीनो एसिड आ ही नहीं रहा है क्योंकि बस तो खड़ी है, पैसेंजर पैसे दे ही नहीं रहा है, तो सीट तो बुक्ड है, सीट तो खाली पड़ी हुई है, जो पैसे देगा वो आ जाएगा। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा, उन पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मुझे एटीपी देना पड़ेगा उनको, तभी अमीनो एसिड आएगा और टीआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। और जब ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा और जब वो टीआरएनए पे बाइंड करेगा तो एक तरीके से वो टीआरएनए को भी ले दे के एक्टिवेट कर रहा है इनडायरेक्टली। उसको अंडरलाइन करो, नाम दे रखा है चार्जिंग ऑफ डीएनए, सॉरी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, उसको ध्यान से सुनना।
आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो अमीनो एसिड को जब तक, देखो अमीनो एसिड का टीआरएनए पे आना, टीआरएनए का राइबोसोम को देना, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, ये सारी एनर्जी कंज्यूमिंग चीजें हैं। अमीनो एसिड को पास में लाओगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है, मान लो आपके दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया और मैं चाहती हूँ कि नहीं यार इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए, और इतना मिसकम्युनिकेशन गैप है कि एक शिमला में बैठा हुआ है, एक बैंगलोर में बैठा हुआ है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू उनको इंटरेक्ट कराना। तो मैं क्या मशक्कत कर रही हूँ, कुछ भी बहाना बना रही हूँ, यहाँ आ जाओ मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी बुला लिया, तो मेरा भी तो खर्च हो रहा है ना, एनर्जी खर्च हो रही है ना उन दोनों को मिलाने में। तो उसी तरीके से जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे, दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, अमीनो एसिड को बुलाने के लिए एनर्जी चाहिए, अमीनो एसिड को टीआरएनए पे जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बॉडी दे देगी एटीपी के थ्रू, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड requires energy, therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP। जो मैंने बोला है मैं उसी को पढ़ रही हूँ, ठीक है। in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, cognate मतलब respective tRNA, ठीक है। a process commonly called as charging of tRNA और amino acylation of tRNA which is very very specific। ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो नहीं जा रहा, मैंने पैसे भी, सीरीन ने पैसे भी खर्च कर दिए पर्टिकुलर सीरीन नाम के टीआरएनए पे बैठने के लिए, लेकिन वो नहीं आया। कोई भी इमरजेंसी हो गई घर में, मान लो मैंने टिकट बुक कराई कि मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं जा रही हूँ। अब मैं बोलूँगी एक काम करो, मेरी जगह मेरी फ्रेंड को भेज दो। नो, दिस थिंग कैन हैपन इन प्रैक्टिकल लाइफ बट इट विल नॉट हैपन इन योर बायोलॉजिकल बॉडी। अगर सीरीन नाम का अमाइनो एसिड है तो सीरीन नाम के टीआरएनए पे ही जुड़ेगा, वो टीआरएनए जो उसका साइड लिखा बैठा है उसी पे जुड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये एक एडजस्टमेंट्स वाली भावना नहीं आती है कि अरे सीरीन नहीं बैठा तो क्या हुआ, आर्जिनिन आ गया, आर्जिनिन नहीं आया तो ल्यूसीन आ गया, ल्यूसीन नहीं आया तो वेलिन आ गया, वेलिन नहीं आया तो ट्रिप्टोफेन आ गया। ऐसा नहीं है, जो टीआरएनए जिसके लिए डिजाइन है तो दैट प्रोसीजर इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे, to form bond that is peptide bond, form bond, peptide bond between amino acids actually requires lot of energy, बॉन्ड तो बाद में बनेगा, पहले अमाइनो एसिड टीआरएनए पे तो आ जाए। तो अगर आपको अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ना है तो एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसीजर को, भाई अमाइनो एसिड आराम से बैठा हुआ, एकदम एनर्जी मिली और आया और चिपक के बॉन्ड बन गया, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, लैंग्वेज उसी को ही देख रहे हैं। अब क्या होगा, अमाइनो एसिड का टीआरएनए पे जुड़ना, अमाइनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ना एटीपी के थ्रू एक्चुअली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, कॉल्ड चार्जिंग और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा प्रोटीन, वो कहाँ मिलेगा, वो एक्चुअली राइबोसोम्स में मिलेगा। ठीक है, सो राइबोसोम
राइबोसोम, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है बॉडी की। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब देखो राइबोसोम क्या है, आपका जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर 2 यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे आपके राइबोसोम के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, देखो द सेलुलर फैक्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 प्रोटीन्स, ये लिखा हुआ है 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। मतलब जो राइबोसोम इटसेल्फ स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, वो एसआरएनए का बना हुआ है। जैसे आपने सुना होगा 50 एसआरएनए, 20 एसआरएनए, फिर 70 एसआरएनए, इस तरीके से। तो जो राइबोसोम क्या है, देखो राइबोसोम में जो आरएनए है वो ठीक है आरएनए है, क्योंकि वो उसकी जो आरएनए की साइट है वो क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। लेकिन जो एक्चुअली आरएनए है जिसका कंपोज्ड है, जो वो मतलब अपने ना एक्चुअल आइडेंटिटी दिखाता है, वो है एसआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, composed of structural RNA and proteins, ठीक है। मतलब राइबोसोम किसका बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन्स का। आरएनए वाला कौन सा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब क्या होते हैं राइबोसोम के बाद, राइबोसोम के पास हैविंग 2 सब यूनिट्स होती हैं। वैसे ये दोनों सब यूनिट्स थोड़ी दूरी पर मौजूद रहती हैं, लेकिन जब हमें काम करवाना है, जब हमें खुद को राइबोसोम को एक्टिव करवाना है, जब हमें राइबोसोम को बोलना है कि भाई तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों यूनिट्स को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, पहले दोनों यूनिट्स पढ़ लेते हैं। हैविंग 2 सब यूनिट, वन इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट and the another one is called smaller subunit. Larger subunit, smaller subunit, larger subunit, smaller subunit, larger subunit, smaller subunit, ठीक है। अब बात हो गई, अब क्या होता है कि यहां पर लिखो generally these units are separated, समझने के लिए लिख रहे हैं are separated, but for protein synthesis, these units come closer to each other. These 2 subunits come closer to each other. Come closer to each other. ठीक है। जनरली दीज यूनिट्स आर सेपरेटेड, बट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दीज 2 सब यूनिट्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहां तक बात खत्म हो गई, आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब राइबोसोम बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा उसके पास सिग्नल नहीं आ रहा है या एमआरएनए नहीं आ रहा है जिससे कि राइबोसोम को पता चले कि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो राइबोसोम के इनएक्टिव स्टेट में बैठा हुआ है। पर जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम आएगा तो राइबोसोम एक्टिव हो जाएगा, दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली एक्टिवेटेड राइबोसोम्स कह सकते हो इसको एक तरीके से आप एक्टिवेटेड राइबोसोम्स कह सकते हो ना। लिखा नहीं है बुक में, अपन समझने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो क्वेश्चन बहुत इजी बनाता है, बट सेंस चेंज कर देता है। अब मैं इस पे भी तो क्वेश्चन बना सकती हूँ, मैं अभी फ्रेम कर देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड राइबोसोम? खटाखट मैंने 4 ऑप्शन दिए, बच्चे कंफ्यूज, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं था, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस है? सिलेबस का ही तो है। जब इनएक्टिव स्टेट एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं उसे घुमाकर एक्टिवेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हूँ।
तो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आते हैं ना स्टूडेंट्स, फ्रेंकली उसको एक कॉपी में लिखो, देखना वो क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे mRNA आ गया, अब बनाओ ना प्रोटीन, भाई tRNA आपके पास अमाइनो एसिड्स भी ले आया, उसके बाद एंटीकोडोन भी है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट भी है, तो जैसे mRNA आ गया, ठीक है, mRNA पे कुछ भी लिखा हुआ है कोड, क्या mRNA आ गया, इस पे कोड लिखा हुआ है। अब मैं बोल रही हूं ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, तो स्ट्रक्चरल आरएनए की बनी हुई है प्रोटीन्स की, तो इन दोनों में ये जो राइबोसोम इसको इनकाउंटर करेगा, ये देखो आपकी बुक में डायग्राम भी बना के रखा, ऐसा कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा और ढंग से बना लो, चलो इसको बाद में बनाना, पहले ये वाला देखो, ये mRNA आ गया, ये mRNA आ गया, ये राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखो, जब तक, अब देखो राइबोसोम के पास, ठीक है, ये जो आपका टी मॉलिक्यूल है ये देके भी गया है आपका अमाइनो एसिड, ये दे रहा है अमाइनो एसिड, ठीक है, ये क्या है, अमाइनो एसिड दे रहा है, आ गया। अब इसको पढ़ेगा भी तो सही ना भाई, जैसे यहां पर आपका कोडोन लिखा हुआ है AUG, फिर ATC, नहीं ये होगा GTC, कभी भी ओवरलैपिंग चीजें नहीं होंगी, अगर यहां पर A है तो वापस से A आपको नहीं रिपीट करना है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब ये UA है, ये तो नॉनसेंस है, इसको तो देखना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये राइबोसोम इसको रीड करना चाहिए ना, जैसे इसको रीड करेगा अमाइनो एसिड्स आएगा, प्रोटीन बना देगा, फिर इसको रीड करेगा अमाइनो एसिड प्रोटीन, इसको नहीं करेगा क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो राइबोसोम को mRNA को देखना पड़ेगा, इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो राइबोसोम की जो 2 यूनिट्स होती हैं, उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो सबसे पहले mRNA को क्या करती है, पढ़ती है, इनकाउंटर करती है, देखती है या फेस करती है, ठीक है। सो स्मॉलर सब यूनिट, आप अपनी बुक में देखना कि mRNA के ऊपर क्या है, छोटी सब यूनिट चढ़ा दी, इसने क्या करा, देख लिया इसको, ये इसने राइबोसोम ने इसको देख लिया। अब ये क्या है, आपकी बड़ी यूनिट है, ठीक है ना, ये आपका mRNA है। बात क्लियर हुई, इसने छोटी सब यूनिट ने क्या, इसको देख लिया, पढ़ लिया। अब ये बड़ी यूनिट को बोलेगा बनाओ प्रोटीन, बड़ी यूनिट को क्या बोलेगा, बनाओ प्रोटीन। अरे भाई अमीनो एसिड मैंने दे तो दिए, अब बनाओ पेप्टाइड बॉन्ड, बनाओ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जैसे जैसे अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, रेस्पेक्टिव जेनेटिक ट्रिपलेट कोड के लिए प्रोटीन, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। ये बताऊं, जेनेटिक्स में अगर आप देखोगे तो मैं मान सकती हूँ कि इससे पहला वर्ड फिर भी बहुत थोड़ा टिपिकल है, मेंडल आया, थॉमस, मतलब पी में इतना कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इतना प्रैक्टिकली रिलेटेड टॉपिक है कि जो बच्चे घबराते हैं ना कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ही यही है, क्योंकि ये तो लॉजिक है, आपने लॉजिक भिड़ाया और आंसर आ गया। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू ओनली हैव टू क्लियर द लॉजिक, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट इनकाउंटर द mRNA, इनकाउंटर दी mRNA, और जो आपकी लार्जर सब यूनिट होती है, जो आपकी लार्जर सब यूनिट होती है उसके पास 2 साइट होते हैं। उसके पास क्या होते हैं, 2 साइट होती हैं। पहली साइट कौन सी होगी, अमीनो एसिड को बिठाने की, और दूसरी साइट होगी अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की। तो लार्जर से 2 साइट होगी, अमीनो एसिड अटैचमेंट और दूसरी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन।
आटा भी आ गया, आटा गूंद भी गया, रोटी भी बन गई, हो गया काम, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड फाइनली प्रोटीन, जैसे जेनेटिक कोड पढ़ा AUG, अरे मिथियोनिन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा ट्रांसलेशन है। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या क्या हमारा बच गया। देखो एनसीईआरटी में इन्होंने बोला है कि राइबोसोम, भाई जैसे राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है वो सबसे पहले एमआरएनए को देख के बाइंड करती है, एमआरएनए को देख के क्या करती है, बाइंड करती है, ये लिखा है। तो ये बाइंडिंग का जो प्रोसीजर है भाई, ये आपका एमआरएनए है, ये आपका एमआरएनए है और ये राइबोसोम है। तो अब आपके राइबोसोम की जो स्मॉलर यूनिट है वो उसको इनकाउंटर करी और फाइनली राइबोसोम उन पे अटैच हो रहे हैं। तो अटैच होने का मतलब है इनिशिएशन हो रहा है। तो इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन या रिलीजिंग। तो जो इनिशिएशन का प्रोसीजर उससे क्या कहेंगे कि जब राइबोसोम एमआरएनए को इनकाउंटर करके उन पे अटैच करता है, ठीक है। एट द स्टार्ट कोडोन AUG, हमेशा जब भी आप कोडोन्स लिखोगे तो स्टार्टिंग कोडोन AUG से स्टार्ट होगा। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर RNA, ठीक है। The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complexes composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with tRNA anticodon. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added and releasing factor terminate. हो गया। देखो फिर उन्होंने लिखा है कि at the end a release factor bind to stop codon terminating translation releasing the complete polypeptide from the ribosome. Should I rub this? अब इस बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो मैंने बोला है उसी को इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखाया है कि ये आपका mRNA है, ये आपका mRNA है, ये mRNA का स्टार्टिंग कोडोन है AUG। यहां पर क्या है, राइबोसोम आ जाता है, राइबोसोम आ गया। अब राइबोसोम क्या करेगा, पढ़ता चलेगा, पढ़ता चलेगा, पढ़ता चलेगा, पढ़ता चलेगा। तो यहां पर क्या होता है, राइबोसोम के बाद इटसेल्फ इनिशिएशन करने के लिए इनिशिएटर RNA होता है, इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर RNA होता है जो उसे गाइड करता है कि देखो वहां है AUG, वहां जाके जुड़ो। अब क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, mRNA को इनकाउंटर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। इस फेज को इलोंगेशन बोलेंगे। अब मान लो आखिर में जाकर कोई स्टॉप कोडोन होता है, नॉनसेंस कोडोन आता है जो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जैसे ही वो नॉनसेंस कोडोन को देखेगा तो एक फैक्टर आएगा, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्या है, इनिशिएटर फैक्टर है। डोंट नीड टू राइट इट, एवरीथिंग इज रिटन। ये तो समझने वाली बात है, सब चीजें मत लिखो। इनिशिएटर फैक्टर क्या कर रहा है, आपके राइबोसोमल RNA को या राइबोसोम को एक्चुअली mRNA पर क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, क्योंकि वो उसको पढ़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। और स्टॉप कोडोन आते से ही एक फैक्टर रिलीज होगा, रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, बस हो गया, जितना ट्रांसलेशन करना था कर लिया, अब इस प्रोसीजर को बंद करो, अब इस प्रोसीजर को क्या करो, बंद करो, और प्रोटीन को क्या करो, जो प्रोटीन बना है उसको रिलीज करो। जैसे ही वो बॉडी में रिलीज होगा, जीन अपना एक्सप्रेशन देता जाएगा। प्रोटीन गया आंखों में, आई कलर, प्रोटीन गया स्किन में, स्किन कलर, प्रोटीन गया हेयर में, हेयर कलर, ठीक है। तो स्टॉप कोडोन क्या है, रिलीजिंग फैक्टर। स्टॉप कोडोन क्या है, वहां पर एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा जो कि ट्रांसलेशन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हुआ, ये ट्रांसलेशन वाला टॉपिक हुआ। पहले आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अलोंग विद द लेक ऑपेरॉन मॉडल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ट्रांसलेशन वाला प्रोसीजर खत्म होता है। शुड आई रब दिस, शुड आई रब दिस पोर्शन। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक है, पूरा नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर में क्योंकि ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। तो आप लोग क्या करो, हेडिंग लिख के मोटा मोटा हिसाब देख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन,
ये जो इतना बड़ा काम हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का कि mRNA बनता है, फिर mRNA अमीनो एसिड को बुलाता है और अपना रेस्पेक्टिव जीन बना के बाहर निकलता है, क्या ये प्रोसीजर इतना आसान है? क्या हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रोसीजर में किसी की कमांड लगे, ये प्रोसीजर कंट्रोलेबल वे में हो, ये प्रोसीजर रेगुलेटेड वे में हो? तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप पे कर सकते हो। कौन सा स्टेप बाय स्टेप चलेगा? देखो आपके में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस अभी बुक को मत देखो, अभी आप मेरी बात सुनो। जीन आपकी बॉडी में हर जगह है, डीएनए आपकी बॉडी में हर जगह है, प्रोटीन आपकी बॉडी में हर जगह है, अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में हर जगह है। तो यू हैव कंपोनेंट्स, तो आपने इन कंपोनेंट्स को मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, ये सब चीज़ें की हैं। तो ये जो जीन का इतना बड़ा जो आपकी बॉडी में जीनोमिक पूल है, भाई यहाँ पर जीन है तो कुछ है, फिर यहाँ पर जीन है तो कुछ है, तो ये जो आपकी बॉडी में पूरा एक जो सेलुलर अलोंग विद द जीनोमिक पूल है, ये पूल रेगुलेटेड वे में है। ऐसा नहीं कोई भी काम कहीं पर भी चल रहा है, या ट्रांसक्रिप्शन बोला हट यार मैं थक गया हूँ पहले तो तू कर ले ट्रांसलेशन, नहीं, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन हैज़ टू टेक प्लेस, देन इट विल मूव ऑन टू द ट्रांसलेशन। तो आपका जो जीन है उसकी हर एक पॉइंट पे रेगुलेशन और कंट्रोलिंग पावर ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी किसके द्वारा डील की जा रही है? जीन के द्वारा डील की जा रही है। जो आप दिख रहे हो वो जीन है, जो दिख रहा है वो जेनेटिक मेकअप है। पापा पे गए हो, मम्मी पे गए हो, उनके जीन्स आए हैं, उनके क्रोमोसोम आए, उनमें जीन्स आए हैं, वो जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोटीन के थ्रू। तो जीन का जो एक्सप्रेशन है कहाँ से स्टार्ट होता है? जीन का एक्सप्रेशन mRNA के फॉर्मेशन से ही स्टार्ट होने लग जाता है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसे कंट्रोल वे में, रेगुलेटेड वे में चला सकते हो। अब आप एक सिंपल बात समझो कि आपके घर में एक फ़ैन है या आपके घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है? आपको लाइट देकर। अब आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मैं कह सकती हूँ कि मैं उसका कंट्रोल करना मतलब उसका ऑन एंड ऑफ होना, समझ में रहे, बल्ब का ऑन एंड ऑफ होना। तो उसी तरीके से जीन रेगुलेशन भी ऑन एंड ऑफ है, अभी ऑन हुआ अभी ऑफ हुआ, अभी ऑन हुआ अभी ऑफ हुआ। तो ऑन एंड ऑफ क्या है? ले कॉपरॉन मॉडल से आया है। ये बहुत बात की बात है, पहले आप इसको समझो। अगर आपके बल्ब को एक्सप्रेशन करते भाई या तो आपका बल्ब रोशनी देगा या आपका बल्ब रोशनी नहीं देगा। स्विच ऑन करोगे तो यू विल सी द एक्सप्रेशन, इफ यू ऑफ द स्विच यू विल नॉट एबल टू सी द एक्सप्रेशन। यही बात है। तो अगर आपको बल्ब को एक्सप्रेस करना है, उसकी लाइट आपको चाहिए, काम है, तो आप क्या करोगे? स्विच को ऑन कर दोगे। तो पहला कंट्रोल तो क्या है कि आपके रूम में जो स्विच है वो उससे कंट्रोल है। फिर आप बाहर गए, आपने बोला कि यहाँ से ये कुछ एक मैंने सिस्टम बोर्ड लगा रखा, यहाँ से भी आप मतलब जैसे मान लो आपका बोर्ड ख़राब हो गया है या वो बटन ख़राब हो गया, नहीं चल रहा है पर्टिकुलर उस बल्ब के लिए, तो आप बोल रहे हो आप बाहर से एक बोर्ड लगा हुआ है उसको भी चला सकते हो। तो एक सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल करने का। अब मान लो उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप बोल रहे हो कि नहीं यार बंद कर दो, इससे नहीं बंद हो रहा तो बाहर वाले से बंद कर दो। आप बोल रहे हो मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ घर का मेन स्विच ही बंद कर दूँ। तो अदर बल्ब तो बंद होंगे पर वो भी होगा, ऐसा नहीं कि वो बल्ब नहीं बंद होगा। तो आपने क्या किया? मेन स्विच बंद कर दिया। मतलब एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए यू हैव सो मेनी सिनेरियोज, यू हैव सो मेनी स्टेप्स। तो उसी तरीके से व्हेन यू रेगुलेट द जीन, व्हेन यू कंट्रोल, ये जो जीन आगे बढ़ता जा रहा है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जा रही है जेनेटिक कोड के थ्रू प्रोटीन की जनरेशन टू जनरेशन, इसका रेगुलेशन, इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है बॉडी में, जो कि सिर्फ एक जने से नहीं होगा। हर स्टेप पे आपको जीन का क्या करना पड़ेगा? एक रेगुलेशन एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। भाई जीन का एक्सप्रेशन सिंपल क्या है? जीन का एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओ मतलब अमीनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या चेन बनाओ। It can be regulated at various level. In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcription level, processing level, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm और translational level. मतलब जिस टाइम पर mRNA बन रहा है, भाई सबसे पहले बात मुझे एक बात बताओ, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? mRNA बनता है, ओके। तो जब बन रहा है तब आप रेगुलेट कर सकते हो। सेकेंड, बन गया है HRNA की फॉर्म में और वो mRNA में कन्वर्ट हो रहा है स्लाइसिंग से, तब कर सकते हो। सेकेंड, जब वो बाहर निकल रहा है, भाई स्टेप बाय स्टेप पे ही चलो।
जब mRNA बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तब कर सकते हो, या फिर जब mRNA के जो जेनेटिक कोड है उससे प्रोटीन बन रहा है। तो 4 स्टेप्स पे जाकर देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही जीन रेगुलेशन होता है, पर फर्क है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि बहुत लेस कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और जो जीन है, जो डीएनए, वो एक्चुअली पॉलीसिस्ट्रोनिक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि बहुत सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन एक ही डीएनए पे लिखी रहती है, और मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक डीएनए है उसके ऊपर एक ही टाइप की जेनेटिक मेकअप लिखी हुई है। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनसीईआरटी में इतने नहीं दे रखे हैं, एंड वी आर नॉट डीलिंग विद द नीट कोर्स, वी आर डीलिंग ओनली विद द सीबीएसई ईयर लॉन्ग कोर्स। तो इतना डीप में नहीं बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना आपका एनसीईआरटी लेवल कवर हो जाए। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब एक डीएनए के ऊपर बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब डीएनए के ऊपर सिर्फ एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? तो पॉलीसिस्ट्रोनिक इज प्रोकैरियोटिक, मोनोसिस्ट्रोनिक इज यूकैरियोटिक, बिकॉज वी आर वेरी स्पेसिफिक, वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास किडनी के लिए अलग है, किडनी के लिए जीन एक्सप्रेशन अलग है, नेफ्रॉन के लिए जीन एक्सप्रेशन अलग है। तो वी आर एक्चुअली द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। मेरी बॉडी सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किसी की बॉडी में नहीं है। आई एम द ह्यूमन बींग, आई एम द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। तो मैं अपने आप को क्या दुनिया भर की चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सोचना, नर्वस सिस्टम, काम करना, मस्कुलर सिस्टम। तो हर चीज़ के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी है। तो मैं क्या हूँ? मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अगर आप अपने घर में देखो, जैसे आपने घर में अपने काम करने वाला एक जना रखा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। आपने 10 लोग रख दिए, झाड़ू ये लगाएगा, पोछा ये लगाएगा, खाना ये बनाएगी, ये करेगी, प्रेस करेगी, तो कॉम्प्लिकेशंस भी तो बढ़ गई। आपको सबको एक साथ कंट्रोल भी तो करना है। एक जने को कंट्रोल करना और 10 को कंट्रोल करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यही बातें हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही होंगी। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे। देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक्चुअली इंक्लूड्स द लेक ऑपेरॉन मॉडल। ये जो लेक ऑपेरॉन मॉडल है, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस तरीके से रेगुलेशन होता है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेंगे और खास खास चीज़ें लिखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि आप एक लेक्चर पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट पे मान लो, प्रोजेक्ट पे एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, तो ऑन द अर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।